बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं जानते हैं, मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहगान और मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ख़ास तौर से बिलारी, मुरादाबाद और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस और कॉल्स आए कि सर हमें इस कोविड पेंडेमिक में कुछ गाइड करें। जैसे कि आप जानते हैं कि इस महामारी की वजह से ही पूरा क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है और हमें बहुत सारी चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं, यहाँ तक कि अस्पताल में बिस्तर या बेड और दवाइयाँ और ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी बातें इसमें कहूँगा जो गाइडलाइन में ना हो, लेकिन ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से है। जिस तरीके से मैं अभी कोविड पेशेंट देख रहा हूँ और अब तक जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 80 to 100 कंफर्म कोविड पेशेंट देख चुका हूँ और अराउंड 500 सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट मैं देख चुका हूँ। तो इसके बेसिस पर मैं कुछ चीज़ें कहूँगा जो ये ज़रूरी नहीं कि ये गाइडलाइन में हो, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपको लगता है तो आप इसे प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। पहली कैटेगरी वो है, और ये सारी कैटेगरी हम सैचुरेशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। पहली से कैटेगरी वो होगी जिनकी सैचुरेशन 94% से ऊपर होगी और उन्हें सिर्फ फीवर आ रहा होगा और इसके अलावा कोई फीवर या खांसी वासी या फिर दूसरे सिम्टम। याद रखें, इस बार जो कोविड है वो सिर्फ क्लासिकल खांसी और फीवर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कई मरतबा इस वाले अटैक में पेट खराब भी हो सकता है और दूसरे सिम्टम भी हो सकते हैं। तो जो पहली कैटेगरी जिनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं, वो पैनिक ना करें, हॉस्पिटल आने की कोशिश ना करें। जितना हो सकता है ओपीडी सेवाएं लें या ऑनलाइन कंसल्टेशन से ही काम चलाएं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं और जितने अच्छे लिक्विड्स हो सकें पिएं। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे के पीछे ना भागें। बहुत हॉट फ्लूइड या बहुत ही ठंडे फ्लूइड्स ना लें, क्योंकि इससे आपके गले की म्यूकोजा छिल सकती है और छिलने की वजह से इन्फेक्शन और तेज़ी से फैल सकता है। तो बिल्कुल सादा लें, नॉर्मल रहें, ना बहुत गर्म लेने की ज़रूरत है ना बहुत ठंडा लेने की ज़रूरत है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाएं। तो अपना घर पे ख्याल रखें। अगर बुखार वगैरह हो तो सिर्फ पैरासीटामोल, या फिर अगर पैरासीटामोल से ना उठे तो मेफिनामिक एसिड और पैरासीटामोल के कम्बिनेशन की गोलियां खाएं। इससे इंशाल्लाह उनका बुखार उतर जाएगा। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको कुछ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, और ये वो लोग हैं जिनका अराउंड जो सैचुरेशन है वो 94 या 93 to 90 वेरी कर रहा है। इन लोगों को अभी ऑक्सीजन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे और मैन्यूवर्स की ज़रूरत है, जिसको मैं अभी एक डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि वो मैन्यूवर्स क्या हैं। इन लोगों को विटामिन सी रिच फूड्स के अलावा और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी शुरू कर देनी है, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अजिथ्रोमाइसिन जो भी अवेलेबल हो आप वो स्टार्ट कर दें। डॉक्सीसाइक्लिन 100 BD में और अजिथ्रोमाइसिन 500 OD में। और अगर आपको खांसी वगैरह हो रहा है तो कोई भी एंटी टसिक या एंटी कफ, डिपेंडिंग कि आपको बलगम वाली खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो आप ले सकते हैं। और साथ में एक मॉन्टे एलसी रात के टाइम आप लें। और फीवर के लिए जैसे मैंने कहा वैसे ही कंटिन्यू करें। तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको 90% से नीचे है और उन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन लोगों को हर हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट होना होगा। आप किसी तरीके से इसका अरेंजमेंट करें। अगर नहीं है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑक्सीजन अरेंज करके घर पे अरेंज करें। और इस केस में आपको मैन्यूवर जो मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ वो दोनों मैन्यूवर आपको करने हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका एडमिशन जो रेट है, जो एडमिशन ड्यूरेशन है वो कम होने की, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि इससे ये फ़ायदे हो सकते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत ना कर, आपके मरीज़ को ज़्यादा लंबा इलनेस का ड्यूरेशन ना क्रॉस करना पड़े और वो जल्द से जल्द सही हो जाएगा, या फिर उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होगी तो इसमें हेल्प होगा कि उसकी सैचुरेशन अपग्रेड हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने अपना मास्क उतार रखा है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप
अगर बाहर जाएं तो बिना मास्क के बिल्कुल ना जाएं, सैनिटाइज लगातार करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि याद रखिए अभी भी हमारे पास कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। सारे के सारे ट्रीटमेंट सिर्फ प्रिजम्पटिव हैं या फिर सपोर्टिव्स हैं। तो इस वजह से और ख़ास तौर से ध्यान रखें, जो मार्केट में 2 ड्रग्स रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब के पीछे पड़े हुए लोग, इसके पीछे ना भागें। अभी एम्स की नई गाइडलाइंस अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें। इसमें एम्स की नई गाइडलाइन ने इन दोनों ड्रग्स को मेन ट्रीटमेंट में से निकाल दिया है। तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें अपने डॉक्टर से टेली कम्युनिकेशन करें या फिर जो भी नियरेस्ट फिजिशियन है उससे कंसल्ट करें। इन सब चीज़ों के साथ आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कोई भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैनिक होंगे तो आपको एंग्जाइटी होगी तो एंग्जाइटी के साथ भी आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। इसलिए बहुत ऐसी न्यूज़ जो बहुत एंग्जाइटी क्रिएट कर रही हैं, आप उनके पास भी ना जाएं। ये बस एक ये शॉर्ट वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इसमें हर चीज़ नहीं ली है, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था और कहा था कि सर हमें कुछ एजुकेट करें। ये आम भाषा में यहाँ पर मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने बताई, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और आप बस इन चीज़ों का खास तौर से ख्याल रखें जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, वो 2 मैनुअल ये हैं। एक तो चेस्ट थेरेपी आप 93 to 90% वाले और लेस देन 90% सैचुरेशन वालों के साथ करेंगे। दूसरा आप जो है प्रोनेशन एक्टिव प्रोनेशन करेंगे मैक्सिमम। इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट मिनिमम 30 मिनट से और टिल मैक्सिमम 2 आवर्स है। इट कैन बी डन अराउंड 5 to 10 टाइम्स अ डे। 5 से 10 बार दिन में आप करें, और चेस्ट थेरेपी जितना पॉसिबल है। और चेस्ट थेरेपी में बता रहा हूँ किस तरीके में, बेटा उसके लिए कराओ एक। मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा किस तरीके से आपको चेस्ट थेरेपी करनी है। आपको चेस्ट थेरेपी करनी है तो चेस्ट थेरेपी में ध्यान रखें, कपिंग पोजीशन करनी है। इस तरीके से हॉलो रहेगा, ये कप बना रहेगा, आपको ये कपिंग करनी है। तो कपिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि आप पेशेंट को लेंगे और पेशेंट को इस तरीके से सीरियसली आपको दोनों चेस्ट इस तरीके से आपको चेस्ट थेरेपी करनी है। ये आप दिन में कम से कम 5 से 6 या 8 सेशन तक कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट का एक सेशन होना चाहिए। अब एक्टिव प्रोनेशन जो मैंने कहा कि पेशेंट को पीठ के बल नहीं लेटना है, या तो साइड पोजीशन लेटनी है या बिल्कुल चेस्ट पोजीशन लेटनी है। बेटा साइड पोजीशन लेते बिल्कुल राइट हैंड साइड, या तो ये राइट लेटरल पोजीशन है, इस तरीके से लेटना। बेटा आप लेफ्ट में या लेफ्ट पोजीशन इस तरीके से करनी है। अब बेटा चेस्ट के बल लेटना। चेस्ट के बल लेटने के लिए हाथ बिल्कुल जिस तरीके से मेंढक के आगे होते हैं इस तरीके से आपको हाथ रखना है, और इस चेस्ट की पोजीशन में आप नीचे तकिया भी रखेंगे। ये वाली जो पोजीशन है ये एक्टिव प्रोनेशन कहते हैं, यानी कि आप स्वयं से ये करेंगे। इस पोजीशन में आपको चेस्ट के नीचे तकिया रखना है, और तकिया रखने के बाद आप जो है 30 मिनट कम से कम ऐसे रहेंगे। और अगर आप ऑक्सीजन लगी भी है तब भी कोई बात नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर कनेक्टेड रखेंगे। धीरे धीरे आराम से सुकून से सांस लेंगे और इस तरीके से कम से कम 30 मिनट्स मैक्सिमम 2 आवर्स। तो दिन में कम से कम 5 से 6 बार की आपको करना है। बल्कि रिकमेंडेड है कि आपको 8 टाइम्स, अगर 30 मिनट्स का करें तो 8 टाइम्स अ डे आपको ये करना है। इससे फायदा ये होगा जो हमारे यहाँ पर दिखा होता है, जो हमारे लंग्स हैं इसके अंदर जो छोटे छोटे एयर बैग्स हैं, ये छोटे छोटे एयर बबल्स हैं, ये इनमें जो चेस्ट फिल्ड हो जाता है। एक्टिव प्रोनेशन से ये फायदा होगा कि हमारा जो चेस्ट का जो पोस्टीरियर यानी पीछे का पोजीशन है, वो जब हम पट लेटते हैं छाती के पीछे की साइड में लेटते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं और इनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जब एक्टिव प्रोनेशन करते हैं तो हमारे क्योंकि चेस्ट जो है कॉनिकल पोजीशन में होते हैं, तो हमारा जो सामने वाला पोर्शन है वो सरफेस की कांटेक्ट में आता है। उससे ये फायदा होता है कि क्योंकि वो कॉनिकल है तो सारा फ्लूइड जो आगे की तरफ आएगा, जो पीछे का सरफेस है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। आप अच्छे से
अपने आपको सपोर्ट कर पाएंगे, अपने पेशेंट को सपोर्ट कर पाएंगे, और इसकी वजह से, इस मैनुअल की वजह से आपका पेशेंट जल्दी रिकवर होने के चांसेस हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।